जैसा कि आप सबने देखा बहुत ही खूबसूरत महफ़िल सजी हुई है। यहाँ पे हमने स्पिरिचुअलिटी की बातें करी, कविताओं की बात करी और बहुत तरीके की बातें करी। तो इस खूबसूरत महफ़िल को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर मनोज जैन से। डॉक्टर जैन भोपाल, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर से करा है। डॉक्टर जैन साहित्य में रुचि रखते हैं। एक बूंद हम और धूप भरकर मुट्ठियों में डॉक्टर जैन की ही प्रकाशित कृतियाँ हैं। डॉक्टर जैन की बात की जाए और वागर्थ का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे संभव है? जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताती चलूं कि वागर्थ एक साहित्यिक समूह है। वागर्थ में डॉक्टर जैन के सहयोगी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र गौतम, राजा अवस्थी जी, सुभाष वशिष्ठ जी तथा क्षितिज जैन। हम इन सब का अभिनंदन करते हैं। बात वागर्थ की हो तो नवगीत याद आते हैं। नवगीत से याद आया कि गाथा अपनी दूसरी वर्षगांठ पर एक नया खंड, एक नया भाग, नवगीत, नए संदर्भ, नई उड़ान को लेकर आने को तैयार है। मैं डॉक्टर जैन से निवेदन करूंगी कि वो हमारे दर्शकों को अपने साथी साहित्यकारों का परिचय दें, साथ ही साथ वागड़, नवगीत और इनके गाथा के साथ होने वाले समावेश के बारे में विस्तार से बताएं। डॉक्टर जैन, आप कृपया आएं और नवगीत पे चर्चा आगे लेकर के जाएं ताकि हम सब भी नवगीतों का लुत्फ उठा पाएं। डॉक्टर जैन। मैं गाथा महोत्सव में आप सभी आमंत्रित अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि हमारे बीच में जो अतिथि जुड़े हुए हैं उनमें डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप दिल्ली से हैं और नवगीत खास तौर से समीक्षा और उसके आंदोलन से आप पहले से ही जुड़े रहे हैं। और अभी एक और अतिथि शायद अभी हमें नहीं जुड़ पा रहे हैं, आते होंगे, प्रतीक्षा करते हैं उनकी। और दूसरे अतिथि हमारे बीच में है राजा अवस्थी जी। राजा अवस्थी जी कटनी मध्य प्रदेश से आते हैं और आपने समालोचना में, खासतौर से समीक्षा में और नवगीत के संदर्भ में बहुत अच्छा काम किया है। और एक और युवा मित्र जो मुझे दिखाई दे रहे हैं जयपुर से हैं और क्षितिज जैन जी का भी मैं यहाँ इस पटल पर स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्षितिज जैन जी को आमंत्रण देता हुआ उनसे मैं उनके विषय को याद दिलाता हूं और उनका परिचय मैं बताता हूं कि 15 जनवरी 2003 को जन्मे क्षितिज जैन जी सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हों। साथ ही आप वागर्थ समूह से आरंभ से जुड़े हुए हैं और युवा स्वर में क्षितिज जैन अनुभूति और अभिव्यक्ति के संदर्भ में वागर्थ को लेकर क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है, इस महोत्सव में हम उनके विचारों को जानना चाहेंगे। स्वागत है क्षितिज जैन जी, आए और आप अपनी बात रखें। आवाज आ रही है सर? क्षितिज जी। हाँ बिल्कुल। आवाज क्लियर है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे ये अवसर देने के लिए। आप सभी आदरणीय जनों का जो यहाँ पर श्रोता बनकर, ऑडियंस बनकर उपस्थित हैं और मेरे साथ जो आज पैनलिस्ट हैं जो बहुत ही वरिष्ठ नवगीतकार हैं, उन सभी को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। और जैसा कि श्री मनोज जैन जी ने कहा कि आज जो विषय मुझे दिया गया है वह है नवगीत के युवा स्वर, अनुभूति और अभिव्यक्ति। तो नवगीत के इस परिप्रेक्ष्य को देखने के लिए सबसे पहले मुझसे यह अपेक्षा की जाती है कि मैं इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालूं कि मैं नवगीत को किस तरह समझ पाया हूं। और क्योंकि मैं 21वीं सदी में जन्म लिया एक साहित्यकार हूं, तो इस समय, इस वर्तमान युग में नवगीत की क्या प्रासंगिकता है और इसमें क्या बदलाव आया है, इस पर थोड़ी चर्चा करूं। और जैसे सर ने साथ में कहा कि वागर्थ किस प्रकार नवगीत के क्षेत्र में काम कर रहा है और जो नवगीत के भविष्य की उड़ान होगी उसमें वागर्थ का क्या योगदान रहेगा, उस पर थोड़ी बात करूं। तो क्योंकि मैं स्वयं नवगीत का एक विद्यार्थी हूं, एक बहुत नौसिखुआ लेखक हूं, तो जब इस विषय पर मैंने कुछ सोचा तो जो सबसे पहली चीज मुझे समझ आई वो यह थी कि हमारा जो भारत का प्राचीन साहित्य रहा है, हमारी जो पूरी साहित्यिक परंपरा रही है, वो छंदबद्ध काव्य की रही है। चाहे वो संस्कृत के महाकाव्य हो, चाहे वे मध्यकाल के तुलसी, रहीम आदि भक्तिकालीन संतों के दोहे हों, छंद हर जगह उपस्थित है। और साथ ही हमारे पूरे साहित्य में गीति का जो तत्व है, जो गेयता का तत्व है, वो मौजूद है। इसी कारण
शायद आज भी हम तुलसी और रहीम के दोहों को याद रखते हैं और कई मौकों पर उन्हें कह देते हैं, क्योंकि उनके जो प्रभाव है, उनका जो संस्कार है, वो हमारे एक भारतीय जनमानस में एक अपनी जड़ जमा के बैठा हुआ है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होना चाहिए कि जो गीत विधा है या जो छंद विधा है, ये पूरी तरह एक लुप्त विधा है या जो गत युग की विधा है जिसका आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये कोई फॉसिल साहित्य नहीं है, कोई अवशेष साहित्य नहीं है। ये सतत विकसित होती हुई एक विधा है जिसने इस नए युग के अनुसार, इस नए परिवेश के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाए हैं और स्वयं में ऐसे बदलाव करके खुद को और प्रासंगिक बना दिया है। और इस बात को कहने में भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि गीत या नवगीत जितने प्रासंगिक पहले नहीं थे, उससे अधिक प्रासंगिक आज के समय। और उसके पीछे का कारण बहुत साफ है। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में या जो आपाधापी हमारी सबकी जिंदगी में है, उसमें आवश्यकता है गागर में सागर वाले कथन की। और नवगीत या जो छंद काव्य है, उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो गागर में सागर भर सके। इसी के साथ जो एक बात यहाँ पर मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, मुझे याद आता है कि मनोज जैन जी ने वागर्थ में किसी अंक पर एक अपने संपादक की टीप में कहा था कि नवगीत नवयुग की नव संवेदनाओं के संवाहन का माध्यम है। अब यहाँ पर जो ये शब्द नव संवेदना आया है, इसको मैं थोड़ा इस पर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि इसे समझने की आवश्यकता है। ये जो हमारा आज का नया युग है या 21वीं सदी कह लीजिए, जो आधुनिक मॉडर्न टाइम है, इसमें वे बदलाव देखे जा रहे हैं जिनको न किसी ने सोचा था, और इनकी जो गति है वह भी अप्रत्याशित है। हमारे आसपास का परिवेश, हमारे आसपास का माहौल और हमारी पृष्ठभूमि बहुत तेजी से बदल रही है। और साथ ही क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संवादों में बदलाव आया है, इसलिए ही इस युग के पास नए भाव हैं, नए तेवर हैं और नई संवेदनाएं, जिसके संवाहन का, जिसको प्रकट करने का सबसे अच्छा माध्यम नवगीत रहेगा। क्यों? क्योंकि नवगीत कोई लाइब्रेरी में जन्म लिया हुआ साहित्य नहीं है। ये ऐसा कोई साहित्य नहीं है जो आज से 70-80 साल पूर्व जन्म लिया हो। इसके पास हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य की, हमारे भारतीय संस्कृति की वो पूरी विरासत है, वो पूरा उत्तराधिकार है, जो इसे जनमानस का साहित्य बना सकता है, इसे जन जन का साहित्य बना सकता है। और आज भी अगर हम अपनी संस्कृति को देखें, अपने तीज त्योहारों को देखें, तो उन सब में लोक गीतों का या गीति तत्वों का बहुत अधिक प्रचलन है, उनका आधिक्य है। क्यों? क्योंकि जो गीत है, जो गीत विधा है, वो हमारे जनमानस में न केवल बैठी हुई है, बल्कि अभी भी उतनी ही मजबूती के साथ मौजूद है। तो इस कारण ये बात सहज हो जाती है कि नवगीत के पास ही हमारे न केवल प्राचीन भारतीय संस्कृति का उत्तराधिकार है, अपितु जो हमने नव संवेदनाओं की बात की, उनके संवाहन का, उनके प्रकटन का सबसे अच्छा जरिया भी नवगीत ही हो सकता है। और एक नए रचनाकार के भांति, एक युवा रचनाकार के भांति जो मैं चीज समझ पाया हूं, वह यही है कि आज के समय में यदि हमें अपनी संस्कृति को और इस युग के परिवर्तनों को, इस युग की संस्कृति को यदि मिलाना है, यदि उनमें एक सामंजस्य बिठाना है और जनता के भावों को आवाज देनी है, तो उसमें नवगीत का जो एक रोल है, एक नवगीत की जो भूमिका है, वो किसी और के नहीं है। और जो हमने आज बात करेंगे नवगीत के नए संदर्भ और उसकी नई उड़ान की, तो जाहिर सी बात है वागर्थ का नाम अपने आप ही आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर वागर्थ की ओर से ही उपस्थित हैं। तो अपने एक, जैसे मनोज जैन जी ने कहा भी था कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊं, तो ये बात मैं बिना किसी संकोच के या बिना किसी झिझक के कह सकता हूं कि आज नवगीत की जितनी भी समझ और आज नवगीत का जितना भी ज्ञान मुझे है, वो केवल और केवल वागर्थ के कारण है। क्योंकि नवगीत की ओर मेरा रुझान पहले से था, लेकिन मुझे ऐसा कोई मंच नहीं मिला, ऐसा कोई एक जगह नहीं मिली जहां उस रुझान को समुचित मार्गदर्शन दिया जा सके, उस रुचि को एक दिशा देकर उसको एक बहुत प्रौढ़ तरीके से नई समझ डेवलप की जाए। और यही काम वागर्थ में हुआ। मैं वागर्थ से जुड़ा और यहाँ पर जो फेसबुक पर पिछले दशकों के रचनाकारों की, आधुनिक युग के रचनाकारों पर जो एकाग्र अंक आते हैं, उनको पढ़कर मैं ये बात निस्संदेह कह सकता हूँ कि जितनी समझ लाइब्रेरी में जाकर किताब पढ़ने से नहीं होती, इन पोस्टों को पढ़कर हुई। और साथ ही जो फेसबुक पोस्ट होती हैं, इनके जो कमेंट सेक्शन में गंभीर और सार्थक परिचर्चा चलती है,
वो नवगीत के एक इकोसिस्टम का निर्माण कर रही है। वो एक ऐसी जगह, एक ऐसा माहौल बना रही है जहाँ नवगीत के पाठक, नवगीत के लेखक और वे सब लोग जिनकी इसमें रुचि है, एक साथ आकर न केवल विमर्श करें, न केवल चिंतन करें, अपितु साहित्य को नई दिशा दे सके, उसके पथ का निर्धारण करके भविष्य की गतिविधियों के बारे में सोच सके। और ये जो संवाद होता है, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं होता कि किसी एक ने कुछ बोला और बाकी सबने केवल सहमति में सिर हिला दिए। ये एक परस्पर चर्चा होती है जहां पर असहमतियां आती हैं, अधिक विभिन्न विचार आते हैं, सब अपनी बात रखते हैं और उसके बाद जो रचना का तत्व होता है, जो उसके परिप्रेक्ष्य होते हैं, वे समझने को मिलते हैं। और एक युवा रचनाकार के होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगा कि इन सभी चर्चाओं को पढ़कर, इन सभी बातों को पढ़कर न केवल नवगीत की समझ हुई बल्कि साहित्य की समझ हुई कि साहित्य का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका एम क्या होना चाहिए और उसकी प्रक्रिया या प्रोसेस पर कैसे ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो वागर्थ के काम है वो केवल इसी तक सीमित है। एक और जो वागर्थ का कार्य है वो है वागर्थ का ब्लॉग। अब कहने को तो ये बात बड़ी साधारण सी लगे कि जो रचनाएं फेसबुक पर प्रकाशित होती हैं उन्हें ही ब्लॉग में सहेज कर रखा जाता है, लेकिन बात तो मैं बीच में कुछ कह सकता हूँ? जी 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 बोलिए सर। स्वागत। मनोज जी, मैं बीच में कुछ कह रहा हूँ। हाँ स्वागत। सिर्फ एक क्षितिज जी, वागर्थ ने बहुत काम किया है, कर रहा है, आप उससे प्रेरित हुए हैं। मेरा सुझाव यह है, आप जो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, अधिक बेहतर यह रहेगा कि आप अपनी निजी, क्योंकि आप नौजवान व्यक्ति हैं हमारे उसको वागर्थ, आप अपने निजी स्तर पर जो आपकी रचना प्रक्रिया है या आप नवगीत किस प्रकार से लिखते लिखाते हैं और आपकी उस पृष्ठभूमि में क्या आपकी उड़ान है, उस पर यदि फोकस अधिक करें तो मेरा सुझाव है अच्छा रहेगा। जी स्वागत सर। जी इसका बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगा। तो जो मैं सर बात कह रहा था वो ये था कि वागर्थ के कामों को मैं अपने नजरिए से कैसे देखता हूँ, मुझे क्या लगता है कि उनका महत्व क्या है, और कि न केवल मेरे व्यक्तिगत स्तर पर, मेरे अपने रचनाकार में, बल्कि एक विशाल पृष्ठभूमि में उनका क्या महत्व है, मैं उस पर कुछ बात कर रहा था। जैसे आपने कहा तो मैं अपना जो अनुभव बता रहा हूँ कि जैसे मनोज जैन जी से मेरा परिचय काफी पुराना हो गया है अब, और इन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया था, जो पूरे वागर्थ के संपादन मंडल है उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया। और जो बात मुझे एक सीखने को ये मिली कि साहित्य तभी पनप सकता है और साहित्य तभी विकसित हो सकता है जब उसमें संवाद का स्पेस हो, उसमें संवाद का और विमर्श का स्पेस हो। और वागर्थ में ये जो संवाद का स्पेस है, ये जो इकोसिस्टम मैंने शब्द इस्तेमाल किया, इसका पूरा प्रयोग यहाँ पर मिलता है। और जैसा कि मैं ब्लॉग के बारे में एक चीज कह रहा था, जो मुझे महत्व एक ब्लॉग का ये लगा कि ब्लॉग पर न केवल रचनाएं सहेजी जा सकती हैं बल्कि उनका जो ऐतिहासिक महत्व है उसका मूल्यांकन हो सकता है। ये जो ब्लॉग है वो एक प्रकार से एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाएगा जहां पर हम नवगीत के सभी रचनाकारों का, सारे नवगीतों का, नवगीत की प्रक्रिया का मूल्यांकन कर उन्हें मुख्य धारा में उनका क्या योगदान है उस पर सोच सकते हैं। और वापस मैं जैसे व्यक्तिगत अपने अनुभव पर आता हूं तो एक बार मेरे नवगीत को वागर्थ में प्रकाशित होने का सुअवसर मिला था, और उसके अलावा भी जो अनेक युवा रचनाकारों को वागर्थ ने मौका दिया है, उनकी रचनाओं को प्रकाशित किया है, और उन पर न केवल प्रोत्साहन मिला अपितु जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि गलतियों का बोध, गलतियों में कैसे सुधार लाया जाए, वो केवल एक रचनाकार को तभी मिल सकती है जब वो अपनी रचनाओं को वरिष्ठ रचनाकारों को दिखाए, और वो काम वागर्थ से अच्छा कोई नहीं। परिमार्जन के स्तर पर वागर्थ, और जैसा कि आप युवा स्वर में हमने बहुत सारे लोगों को प्रस्तुत किया और जिसमें हमने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार जाने, और निश्चित रूप से वागर्थ जब गाथा से जुड़ा हुआ है तो गाथा की जो ऑडियोबल साइट है इस पर भी हमारी जो प्रस्तुतियां हैं हम सबके माध्यम से वहां पहुंचेंगी, और आपके विचारों का मैं बहुत स्वागत सम्मान करता हूं। क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही फिक्स और हर वक्ता का फिक्स है, इसलिए मैं अब अगले क्रम में मैं कटनी के सुप्रसिद्ध समीक्षक, ख्यात नवगीतकार भाई राजा अवस्थी जी को इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो अपनी बात इस संदर्भ में देखें कि वागर्थ से आप बहुत पहले से जुड़े हैं, और वागर्थ की प्रस्तुतियों पर जो आलोचनात्मक और समीक्षात्मक आपका दृष्टिकोण, आपने किस एंगल से वागर्थ की प्रस्तुतियों को अब तक देखा,
मैं चाहूंगा कि उस पर आप संक्षेप में प्रकाश डालें। आदरणीय राजा अवस्थी। हाँ, वो डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी आ गए हैं, उनका स्वागत तो कर लीजिए। हाँ, उनका स्वागत करना ही बहुत बड़ी मुझसे बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी स्टूडियो में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब उनका गाथा की तरफ से और बागर्थ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आवाज दे चुका हूँ आदरणीय राजा अवस्थी जी की। आप अपनी इस विषय पर बात केंद्रित करें कि बागर्थ की पिछली प्रस्तुतियों से लगभग आप जुड़े हुए हैं, तो एक संदर्भ में आपने इन प्रस्तुतियों के महत्व मूल्यांकन के साथ समीक्षात्मक और आलोचनात्मक आपका दृष्टिकोण क्या है, और आपके माध्यम से हम कौन सी बात यहाँ नई प्रस्तुत कर सकते, मैं जानना चाहूंगा, और हम सब आपका स्वागत करते हैं। आदरणीय राजा अवस्थी जी, आवाज सर, साउंड नहीं आपका क्लियर। अनम्यूट कर लें, शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ, हटा दीजिए। हाँ, आ रहा है। नहीं, आपने म्यूट किया हुआ है, मुझे अनम्यूट कर लेना है भाई। माइक वाले रेड को हटाकर ब्लैक कर लें, माइक पर क्लिक कर दें। एक्चुअली माइक सही है, आप ईयरफोन हटा दीजिए। ईयरफोन हटा दीजिए राजा भाई जी। ईयरफोन हटा, लीड हटा दीजिए, लीड फोन से हटा दीजिए, आपने कान से हटा दिया, फोन से हटा दीजिए। आई थिंक आप एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, और मनोज जी आप एक बार किसी और को तब तक बुला लीजिए। हाँ, मैं ऐसे ही करता हूँ। संभवतः राजा अवस्थी जी के माइक में हल्की सी प्रॉब्लम है, हम अगले क्रम पर उनको ले लेंगे, और तब तक मैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी, जिन्होंने नवगीत के आरंभ से ही जुड़े हैं और उद्भव और विकास पर एक बहुत बड़ा काम किया है। जब भी नवगीत के संदर्भ की बात आती है तो हम सब उनको इसी रूप में जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब अपनी प्रस्तुति यहाँ इस संदर्भ में दें कि जो गाथा और बागर्थ जो संयुक्त आयोजन है, आने वाले समय में हम बागर्थ की प्रस्तुतियों को गाथा समूह के ऑडियो साइट पर भी जाएंगे और हमारा विस्तार होगा। तो आप इन दोनों परिप्रेक्ष्य की अवधारणा के दूरगामी परिणामों पर विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मनोज जी, और सभी साथी मित्रों को मैं नमस्कार करता हूं। तिवारी जी को भी, मैं अमित तिवारी जी को भी नमस्कार करता हूं। और ये संयोग और सौभाग्य रहा मेरा कि जब ये कार्यक्रम आरंभ हुआ था तब मैं कुछ मिनट के लिए 2 बार जुड़ा। संयोग से तब स्थान न होने के कारण मुझे मालूम नहीं था, तो बीच बीच में कटता रहा, लेकिन उससे जुड़ने से मुझे लाभ बहुत हुआ, थोड़ी जानकारी मिली। जैसे गाथा, और जो स्वयं एक बड़े शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख सामने आया, और आरंभिक वक्तव्य ही IIT के प्रोफेसर के माध्यम से जो हमारे सामने आया, तो ये बहुत प्रसन्नतादायक जानकारियां थी कि 1.5 लाख से अधिक व्यक्ति, उनको श्रोता भी कह सकते हैं, पाठक भी कह सकते हैं, दोनों ही माध्यम है ये, वे गाथा से जुड़े हुए हैं, और 10,000 कंटेंट गाथा तैयार कर चुके हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उस गाथा के साथ बागर्थ का जुड़ना ये भी अपने आप में सौभाग्यशाली है, नवगीत के लिए खासकर सौभाग्यशाली है। मैं एक छोटी टिप्पणी के साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुझे गाथा में एक संगम दिखाई दिया, त्रिवेणी उसको कह सकते हैं, और वो त्रिवेणी जैसे शुरू, यहाँ 2 दिन के कार्यक्रम की सूची भी हमने देखी, और गत वर्ष के कार्यक्रम की भी एक जानकारी मिली, और उससे पता चला कि ये एक त्रिवेणी है। त्रिवेणी है साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड लिटरेचर, विज्ञान, अध्यात्म और साहित्य की। यूं भी ये विषय असंबद्ध नहीं है, तो इसलिए गाथा एक बहुत व्यापक धरातल पर काम कर रहा है, ये जानकर प्रसन्नता हुई।
और यो भी मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, और मनोज जी ये जो काम आप कर पाए हैं और हम लोग मिल रहे हैं, 1-1.5 वर्ष संकट के दौर में मिल रहे हैं, तो मैं ये भी मानता हूं कि जो युद्ध और महामारी है ये मानवता के लिए 2 बड़े अभिशाप हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि इन अभिशापों के बीच से ही वैज्ञानिक प्रगति जो है वो अधिक प्रखर और तीव्र हुई है। आप देखिए कि युद्धों के कारण यातायात संचार, चाहे वो हवाई जहाज या रॉकेट तक पहुंचने की बात हो, और संचार के माध्यम ये विशेष रूप से युद्धों के दौरान विकसित हुए। यदि हम पिछले 200 वर्षों के इतिहास को यूरोप के इतिहास के साथ जोड़कर और इसको देखने की कोशिश करें, वही जो ये महामारी आई थी, इस महामारी ने कहर तो बहुत ढाया है, कारुणिक दृश्य बहुत उपस्थित हुए हैं और हम सब पर संकट, मनुष्यता पर संकट आया है। लेकिन ये जो 10,000 कंटेंट डेवलप करने की बात है, वैसे मैं संयोग से कंटेंट डेवलपिंग से 2007 से ही जुड़ा रहा हूं, लेकिन यहाँ मैं एक विशेष बात पर बल देना चाहता हूं कि जब हम सब अपने घरों में कैद हो गए, तब चाहे वो नवगीत के माध्यम से, चाहे वह दूसरे और माध्यमों से मनुष्यता के साथ संवाद करने की जो स्थिति बनी है, ये इसी संकट के दौर में बनी है, क्योंकि हमारे पास 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक घोड़ा है, उसके कारण ये संभव हुआ। ये एक मैं टिप्पणी शुरू में करना चाहता हूँ। अब जहां तक वागर्थ का सवाल है, इसके 2-3 चीजों पर मैं फोकस करूंगा और कुछ थोड़ी भविष्य में क्या बेटर हो सकता है उसकी चर्चा करूंगा। और मनोज जी मुझे तुरंत आप संकेत दे दें जब मेरा समय समाप्त हो जाए, क्योंकि बोलते समय शायद मुझे पता न चले, और ये अध्यापक लोग बोलते हुए समय का ख्याल भी कम रखते हैं, लेकिन आप संकेत दे दें जब मेरा समय हो जाए तो मैं रुक जाऊंगा। जी सर, विशेष रूप से 2 नामों को तो मैं बहुत सक्रियता से यहाँ देख ही रहा हूँ, स्वयं मनोज जैन जी और अनामिका सिंह जी। ये निरंतर जो प्रस्तुतियां आ रही हैं, उनमें 4 बिंदु हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उद्देश्य, दूसरा दृष्टि, तीसरा उपक्रम और चौथा प्रस्तुतियां। उद्देश्य मुझे साफ नजर आता है वागर्थ का, वह है छांदसिक विधा गीत को सशक्त रूप से और गीत के नवगीत फॉर्मेट को पाठक तक लाना, उसके नए स्वरूप से परिचित कराना और उस पर विवेचनात्मक बातचीत शुरू करना, और उसके माध्यम से मानवता के साथ साहित्य को जोड़ना, ये मुझे उद्देश्य के रूप में नजर आता है वागर्थ का। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है, और इस बड़े उद्देश्य को हम बहुत जल्दी पा तो नहीं सकते, हमें प्रयासरत निरंतर रहना है। वागर्थ का भी ये आरंभिक दौर है, और अपने उद्देश्य को, जब उद्देश्य आपके सामने एक बहुत अच्छा है और उच्च आदर्श है, तो निश्चित रूप से उपलब्धि तक भी हम पहुंचेंगे ही। ये उद्देश्य की बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है दृष्टि की। दृष्टि की संकीर्णता किसी भी कार्य को उपलब्धि तक नहीं पहुंचा सकती, उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकती। दृष्टि की व्यापकता की जरूरत है। मुझे वागर्थ की प्रस्तुतियों में दृष्टि की व्यापकता प्राप्त हुई है, ये प्रसन्नता का विषय है, खुशी की बात है, क्योंकि उन्होंने हर वर्ग के व्यक्ति को जोड़ा है। जैसे आगे मैं कुछ नामों के माध्यम से भी स्पष्ट करूंगा, बहुत सारे नाम परिगणन का तो यहाँ उद्देश्य होना भी नहीं चाहिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवक हो, यहाँ तक कि किशोर हो, और पुरानी पीढ़ी के गीतकार हो, स्वर्गीय गीतकार हो, उस सारे क्रम को जो उन्होंने जोड़ा है, तो वो अपने आप में दृष्टि की व्यापकता को बतलाता है। दृष्टि की व्यापकता में ये बात भी शामिल है कि किसी एक गुट, एक समूह, एक दल से वागर्थ को मैंने जुड़े हुए नहीं पाया है, बल्कि उसकी जो दृष्टि है वह संतुलित है। व्यापकता के साथ अगला बिंदु जो दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है वो संतुलन का है। यदि हम अति कामी होंगे तो वो चीज बहुत लाभप्रद नहीं हो सकती, और संतुलित और व्यापक दृष्टि ये मैंने वागर्थ की प्रस्तुतियों में देखी। उपक्रम से मेरा तात्पर्य है कि क्या क्या प्रयास हुए, और ये प्रयास अपने आप में वागर्थ के मौलिक गीतों की प्रस्तुति, टिप्पणियों की प्रस्तुति और नवगीतकारों के परिचय की प्रस्तुति, बड़ी व्यापकता से उन्होंने, और बड़े, यद्यपि उन्होंने स्वयं लेखकों से मांगा है परिचय,
लेकिन उस परिचय को बहुत व्यवस्थित करके छापने का भी, वशिष्ठ जी का परिचय पिछली बार जब आया था तो मैं देख रहा था, तो किस तरह से हमें जानकारी मिलती है, और हमें ही नहीं नई पीढ़ी को विशेष रूप से जानकारी मिलती है कि कौन क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से उद्देश्य, दृष्टि और उपक्रम के बाद प्रस्तुतियों पर जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैं कह रहा था कि निराला, उमाकांत मालवीय, मुकुट बिहारी सरोज, देवेंद्र कुमार, भगवान स्वरूप सरस, देवेंद्र शर्मा इंद्र, विद्यानंदन राजीव, सुरेश श्रीवास्तव, इसाक अश्क, लंबी श्रृंखला है ये। मैंने कहा नामों की बात नहीं, लेकिन ये स्वर्गीय है सारे गीतकार जिनके नाम मैंने लिए। तो उस पीढ़ी का सम्मान एक बात, दूसरे इसके साथ साथ इस पीढ़ी के माध्यम से नए वर्ग को, नए युवा वर्ग को सीखने को कुछ मिले, इस दृष्टि से वागर्थ में ये जो प्रस्तुतियां हो रही हैं स्वर्गीय गीतकारों की, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। जहां तक समकालीन का, समकालीन में मुझे नाम लेना मेरे लिए इसलिए उचित नहीं है कि इसमें किसका नाम गिना जाए, किसका छोड़ा जाए, लेकिन अपने युग के समकालीन हस्ताक्षरों को उन्होंने बहुत प्रयास करके, आग्रह करके, और एक एक अंक में अच्छी 10 गीतों को छापना। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि 10 गीत बहुत अधिक होते हैं, मुझे तो लगता है कि 1 या 2 गीत प्रस्तुत करके यदि किसी अंकों, जैसा ये प्रचलन है, उसको मैं बिल्कुल संतुलित नहीं मानता। क्यों? इसलिए कि एक आदमी ने 2 या 1 गीत तो सारी जिंदगी में अच्छे लिखे ही होंगे। वानगी तब मिलती है जब एक साथ आप 10 गीत प्रस्तुत करते हैं। आपको कमियों का भी पता चलता है, आपको उपलब्धियों का भी पता चलता है, दोषों का भी पता चलता है, गुणों का भी पता चलता है। इसलिए ये 10 गीतों की प्रस्तुति का जो प्रयास किया है मनोज जी ने वागर्थ के माध्यम से, मैं बिल्कुल इसको प्रशंसनीय मानता हूं और महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि कम से कम उतनी क्वांटिटी हमारे पास किसी कवि विशेष के व्यक्तित्व को परखने के लिए होनी ही चाहिए, उसके बिना बात नहीं बनती। इसी तरह से महिला रचनाकारों को आपने स्थान दिया इसमें, जो कि मैंने विशेष रूप से पहले भी 1-2 जगह इस बात का उल्लेख किया है कि 2000 के बाद कम से कम नवगीत का यह सौभाग्य है कि कुछ महिलाओं के नाम इस धारा के साथ जुड़े हैं। इससे पीछे आप जाएंगे तो 2-3 नामों के अतिरिक्त आपको नवगीत से जुड़े हुए महिलाओं के नाम ही नहीं मिलेंगे। वागर्थ तीसरा महत्वपूर्ण काम ये कर रहा है कि युवा हस्ताक्षरों को, मैंने विवेक आस्तिक के कुछ गीत देखे, मोहित लांबा के कुछ गीत देखे, और कई युवा थे उनके गीत देखे, यहाँ तक कि किशोर अनुज पांडे का, बहुत कम उम्र का बच्चा ये है, उसके भी गीत यहाँ पर देखने को मिले। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रतिक्रियाओं के माध्यम, इसकी बात तो क्षितिज कर ही चुके हैं, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसा घोषणा वागर्थ ने की है कि 6000 पृष्ठों का और 21,000 से अधिक दर्शक इसके साथ जुड़े हुए हैं, और लाइव गोष्ठियां भी इसमें हैं, सचित्र प्रस्तुतियां भी हैं, पेंटिंग्स भी हैं, दुर्लभ चित्र भी हैं। जैसे मैंने देखा कि इसमें उमाकांत मालवीय के कई दुर्लभ चित्र थे, भगवान स्वरूप सरस और देवेंद्र कुमार जैसे नवगीतकार जिनके चित्र आज हमें उपलब्ध नहीं होते, वो चित्र भी आपने प्रस्तुत किए। निराला जी की रचना की संगीतबद्ध प्रस्तुति भी आपने की। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। अनिल विजय जो विशेष रूप से इससे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो नवगीत के इतिहास लेखन की बात की है, ये मनोज जी को थोड़ा इस पर अब फोकस करना होगा कि हमें जो कार्यक्रम अब इसके माध्यम से देने हैं, उनमें हमें ये देखना होगा कि नवगीत क्या कर सकता है, ये वागर्थ क्या कर सकता है, और ये वास्तव में नवगीत का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का काम कर सकता है। अलग अलग लेखकों पर तो रचना निबंध मिलते हैं, जैसे राजा अवस्थी जी का अनामिका सिंह के रचना संसार पर है, या ऐसे, और मैं उदाहरण के रूप में मैंने एक नाम लिया, इस तरह के काम हुए हैं। तो ये तो हो ही, लेकिन समग्र रूप से यदि इतिहास लेखन की बात आए तो ये एक इतिहास लेखन के साथ साथ, जैसे जो बात कर रहे थे, असल में जो नवगीत की मेरी दृष्टि में एक बड़ी सीमा बनती जा रही है, उस पर हमें डिस्कस करना होगा। और वो सीमा बन रही है, अन्विति का अभाव अधिकांश गीतों में दिखता है। क्योंकि मैं मानता हूं कि नवगीत ग्रो करता है पेड़ की तरह से, उसको मोटर पार्ट्स की तरह से असेंबल नहीं किया जा सकता। और विडंबना यह है कि बहुत सारे हमारे साथी नवगीतकार
तरह तरह के पुर्जे असेंबल करके नवगीत बनाने की कोशिश करते हैं। हमें देखना होगा कि कैसे ग्रोथ के रूप में नवगीत हमारे सामने ग्रो होकर एक पेड़ की तरह से आए। तो वो तब होगा जब पहली पंक्ति से लेकर और आखिरी पंक्ति तक एक अन्विति का निर्वाह होगा, अर्थगत संगति का निर्वाह होगा। उस अर्थगत संगति की परख आपको होनी चाहिए और आप में है वो। तो इसलिए आपकी प्रस्तुतियों पर इसलिए भी आपको ये ध्यान देना है कि जो ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका सबसे दुर्बल पक्ष आलोचना का ये है कि यहाँ सुपरलेटिव में ही बात की जाती है। यहाँ हर गीत को महानतम ही महान या महानतर कहा जाता तो बात अलग थी, महानतम ही बताया जाता। जब वो एक महानतम हो जाता तो फिर बाकी महानतम कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा अपने आप में चिंता का विषय है। इसलिए आप उस सुपरलेटिव आलोचना वाले कमेंट्स की बजाय विवेचन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ऐसा मैं आशा रखता हूं। और एक काम और आपको करना चाहिए कि ये जो वागर्थ समूह का आपका ये ब्लॉग है, इसमें कुछ ऐसी व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक कीजिए जिससे कि लिंक पर जाकर तुरंत जिस भी नवगीतकार को आपने प्रस्तुत किया है उसको हम तत्काल खोज सके। उसको उसका एक सिस्टम उस तरह का होना चाहिए। और आलोचना वाले पक्ष पर, सृजन का तो पक्ष बहुत मजबूती से आ ही रहा सामने, आलोचना वाले पक्ष पर थोड़ा विशेष रूप से काम करना होगा। मुझे ये भी सुझाव देते हुए प्रसन्नता होती है, मेरा ख्याल है ये उपयोगी होगा, कि आपकी समग्र प्रस्तुतियों में से आप संपादित करके छांट कर उनको पुस्तकाकार रूप में भी प्रकाशित करने की यदि व्यवस्था करेंगे। बहुत बढ़िया सुझाव आपने मुझे दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात का उल्लेख करना बहुत जरूरी था जो आपने कर दिया कि निश्चित रूप से वागर्थ के एडमिन पैनल से अनिल जन्मविजय जी जुड़े हुए हैं और उनसे दृष्टि हमको मिलती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो बताया वो वागर्थ से इनका भविष्य में ध्यान रखेगा। और हम अब पूरी बात कर लीजिए सर, फिर मैं और बहुत अधिक अब मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्रों को, वशिष्ठ जी को सुनना है, सुनना है, मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ कि आपने जैसे एक पोल आयोजित किया, बड़ी अच्छी बात है। और ये पोल से जो नाम उभर कर सामने आया, निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय, आप सबके लिए बहुत प्यारा है वो नाम, यश मालवीय जी का। तो क्यों न उस आपके पोल के बोल को ही आगे रखकर मैं अपनी बात खत्म करूं कि आपने जो चुने हैं गीत, वास्तव में अपने समय की जिह्वा बनकर वो गीत बोल रहे हैं। आप निरंतर ऐसे गीतों को प्रस्तुत कीजिए। ये वास्तव सराहनीय है कि जैसे ये गीत है, सच्चा लगे हमें अब ऐसा झूठ बोलना है। देखिए झूठ बोलने का रिवाज कितना कहाँ तक बढ़ गया है। लगता है जिन दीवारों पर सत्यमेव जयते लिखा रहता है वहां भी झूठ बोलने की परंपरा पहुंच गई है। तो सच्चा लगे हमें अब ऐसा झूठ बोलना है, बुला रही है हमें सियासत जहर घोलना है। सच्चा लगे हमें अब ऐसा झूठ बोलना है, फैलाना अफवाह और दहशत फैलानी है। उड़ा रही टट्टर छपरे आंधी सैलानी है। घर भरना है और सोने के पंख तोलना है विचार से शून्य अनमनी दसों दिशाएं हैं। पत्थर पर सिर पटके वैचारिक संज्ञाएं हैं। पदमन सबके आगे पीछे सिर्फ डोलना है। लाखों का वारा न्यारा हम चार परानी है। ठकुर सुहाती वाली बस बातें दोहरानी है। तो आप ऐसी निर्भीक प्रस्तुतियां करते रहिए अपने ब्लॉग के माध्यम से, ये बहुत ऊंचाई छुएगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपने बहुत ही सविस्तार अपने विषय को पर प्रकाश डाला। और मैं, चूंकि राजा अवस्थी जी का कनेक्शन कहीं न डिस्टर्ब हो गया था, मैं पुनः उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वो एक वागर्थ के समग्र अब तक की प्रस्तुतियों पर एक समीक्षात्मक उनका अपना क्या दृष्टिकोण है, यद्यपि उनका संबंध सीधा समालोचना से जुड़ता है। नवगीतकार तो राजा अवस्थी जी श्रेष्ठ हैं ही, तो मैं बिना किसी समय का एक मिनट भी गंवाए उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपनी बात प्रस्तुत करें। फिर आवाज फिर नहीं आ रही, क्या बात है सर? आई गेस आपको दूसरे ब्राउजर से ट्राई करना चाहिए एक बार। मैं तब तक दूसरे वक्ता को ले लूं। श्योर सर। संभवतः अवस्थी जी आवाज आ रही है? नहीं, मैं शायद कंप्यूटर का वॉल्यूम 0 करके रखा हुआ है, लैपटॉप या डिवाइस का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, शायद वो आप इनको फोन करके समझा दें, मेरा ख्याल बेहतर होगा। और तब तक आगे
कार्यक्रम चलता रहे, ये शायद हो सके। अमित जी थोड़ा सा हेल्प करिए, उनका नंबर आपके पास ग्रुप में है, उनको पर्सनल फोन कर दीजिए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वागर्थ के परम संरक्षक डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। यद्यपि मैंने जो उनको विषय दिया हुआ है उस पर वो सविस्तार अपनी बात करें, और डॉक्टर साहब से हमें बहुत सारे सुझाव मिलते रहते हैं वो समय समय पर, और वो वागर्थ के लिए महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुभाष वशिष्ठ जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी बात करें। भाई मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मैं अमित जी का आभार प्रकट करता हूं, और अमित जी के साथ साथ हमेशा हमारे यहाँ रहा है ना कि वो दोनों हैं, शिव भी है, गौरव भी है, गौरी भी है, तो उस रूप में हाँ भावना तिवारी भी जी है, वो महत्वपूर्ण है। तो भावना जी ने काफी अच्छे, और अमित जी दोनों ने बड़े अच्छे कार्यक्रम पहले भी गीत पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया था। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम के मूल में भी अमित जी और भावना जी दोनों हैं, और वागर्थ के दोनों सहयोगी हैं। अच्छा है आपने दोनों को याद बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने कहा अमित जी और भावना जी दोनों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और मनोज जी आपने तो क्या प्रकट करूं, देखो सुनो, मैं यहाँ पब्लिकली कह रहा हूं, परम संरक्षक परक्षक कुछ नहीं। मैं यह मानता हूं सबके सब हम सब सहयात्री हैं। जी जी, सहयात्री ही कहते हैं आप, मुझे मालूम है सर। तो मैं भी आपके साथ साथ चलने वाला हूं। वागर्थ के बारे में, गाथा के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है, काफी काम गाथा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और गाथा के बारे में, वागर्थ के बारे में भी डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने काफी विस्तार से बता दिया है। मैं तो मुझे लगता है कि शायद एक दो बातें कहूं तो वो बेहतर होगा कि गीत नवगीत की जो पुरानी परंपरा हमारी विरासत है उसको हम एक अलग भी कर लें, तो आधुनिक हिंदी कविता के संदर्भ में लें और यहाँ तक पहुंच जाएं, तो गीत नवगीत के पहले में प्रिंट के माध्यम से या तो कवि सम्मेलनों के माध्यम से गीत पहुंचाए सीधे सीधे जनता तक, या फिर जब प्रिंट में आ गया, अब फॉर्म बदल गया, जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई। माने इससे पूर्व भी, अभी तो ये पेंडेमिक में चल ही रहे हैं, लेकिन इससे पूर्व भी हमारे यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ये आ गए थे। मुझे खूब ध्यान है, गीत नवगीत के लिए वो अमेरिका में है अनूप भार्गव, वो डॉक्टर जगदीश व्योम के माध्यम से उनके साथ मिलकर वो चलाते हैं कविता की पाठशाला, और मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया हुआ, वहां पर अच्छे नवगीत पाठ भी हुआ, नवगीत के बारे में भी बातें हुई। इसी प्रकार से ये व्हाट्सएप ग्रुप संवेदनात्मक आलोक रामकिशोर दहिया का, वो भी काम कर रहे हैं, वो भी नवगीत के लिए बहुत काम कर रहे हैं, गीत के लिए। इसी प्रकार से इस फेसबुक पर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, कनाडा में भी है, यहाँ भी है, पर विश्व के स्तर पर, क्योंकि ये मंच वैसा हो गया है प्रिंट से, जो कभी सीमित हुआ करता था, छोटी मोटी कुछ किताबें छप गई, 200-400-500 बड़े बड़े प्रकाशक भी 300-300 400-400 प्रतियां, और उसको फिर आपस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या बड़े बड़े नामों को उन्होंने माने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कहीं किसी के माध्यम से, या पहुंच गया। लेकिन अब ये बदल गया है, फॉर्म बदल गया है, इसका स्तर बदल गया है। अब ये इंटरनेशनल जो हमारे पास माध्यम बन गया है, इससे हम पहुंच पा रहे हैं। इस क्रम में वागर्थ ने बहुत बड़ा काम किया है, डॉक्टर राजेंद्र गौतम ने पहले ही बता चुके हैं किस प्रकार से सृजन से लेकर प्रतिक्रिया तक, ये दोनों चीजें उसने बहुत आपने बहुत डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बातें कही कि वागर्थ ने ये इसमें कई लोगों को जो कि स्वर्गीय हैं वो तो है ही हैं प्रतिष्ठित लोग बाग, लेकिन बाद के लोग बाग प्रतिष्ठित, उनको भी लिया है, उनके सृजन को, उनके गीतों को भी लिया है, प्रसारित किया है। नए लोग, आपने बिल्कुल सही नाम लिया, क्षितिज ये भी नया लड़का है, ऐसे ही अनुज पांडे बिल्कुल नया लड़का है, लेकिन इसके साथ साथ
उन्होंने ये वागर्थ या मनोज जी की मैं कहूँ क्या अंदाज है मनोज जी का कि मैंने देखा कि नामवर सिंह के नवगीत, शकुन माथुर के नवगीत, इस तरह का साहस अनिल जन्मेजय जी के माध्यम से और मनोज जी यह कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अब हमको देखना है, जो पाठक है उनको देखना है, दर्शक को देखना है, श्रोता को देखना है कि ये अपने आप में गीत है, नवगीत है, नहीं है। ये बात भी वागर्थ निरंतर, मैंने कि वो कौने जिन पर जो कि अंधेरे से में हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके बारे में भी मनोज जी कहीं से खोज खाज के लाते हैं, अनिल जी के माध्यम से, अनिल जी के संपर्क के माध्यम से, उनकी सलाह से। ये बड़ा अच्छा लगा। और मुझे तो एक बड़ी अच्छी बात लगी, अब अचानक कहां से इन्होंने वागर्थ मंडल में अनामिका को पकड़ा। स्त्रियां, लड़कियां नहीं आ रही हैं, ये बहुत अच्छी बात कही। बहुत एक दो नाम हुआ करते थे, शांति सुमन जैसे, है ना, लेकिन इधर कई स्त्री नवगीत कवितियां हैं जो कि आ रही हैं, अच्छा लिख रही हैं। लेकिन अनामिका, ये तो आश्चर्य हुआ, पहली बार मालूम ही नहीं था, इन्होंने इन्फॉर्म किया मुझे। मेरे गीत ले लिए गए हैं और आपके गीत को हमने 10 गीत यहाँ पर छाट दिए हैं, फेसबुक पर डाल दिए हैं वागर्थ पर। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि फेसबुक से उठाए तो ऐसी एक समीक्षा करने वाली कोई महिला कवित्री भी सामने आई। सृजन तक तो ठीक है, और अनामिका के बारे में मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगा उसमें वो है। जहां तक बहुत सारे लोगों का सवाल है कि इसमें सारे लोगों का, क्योंकि नवगीत में, इस नवगीत के संदर्भ में बहुत सारे नाम हैं, सही कहा था, मेरे पास भी नाम है, लगभग मैं नोट भी किए थे, मेरे ख्याल में 80-90 नाम हैं शायद। अब तक उनके 10-10 गीत हो चुके हैं। ये शुरुआत काफी दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे हुई थी, वागर्थ, और तब मैंने टोका था, तब मनोज जी आपको ध्यान हो, तब मैंने एक बात तो की थी, ये भी कहा था, इस बात को भी यहाँ कहने में मुझे हर्ज नहीं है कि मैंने कहा था कि वागर्थ, इसका संबंध क्या वागर्थ पत्रिका से कोई है? तो आपने कहा था नहीं, उस पत्रिका से कुछ नहीं है, स्पष्ट रूप में आपने कहा कालिदास से है। बिल्कुल। आपको राजेंद्र शायद नहीं, काफी पुरानी बात है, मनोज जी जानते हैं ना। मेरी आवाज पहुंची हो तो संकेत कर देना मनोज जी। हाँ जी जी जी, तो बिल्कुल। जो तो ये जी, स्वागत है, बस मुझे इशारा हो गया तो बहरहाल एक बात सामने आई, फिर ये फेसबुक पे आ गए, फेसबुक का एक ग्रुप आ गया, बड़ा अच्छा लगा। अब ये कुल फेसबुक का बहुत छोटा सा, अभी एक दिन उन्होंने कहा मनोज जी ने, अरे ये तो अभी 6 महीने का बॉर्न बेबी है वशिष्ठ जी। मैंने कुछ बातें कही तो, पर मुझे आश्चर्य ये है, सुखद आश्चर्य है, सभी से कह रहा हूँ, राजा भाई से भी कह रहा हूँ, और आयन गौतम से भी, और क्षितिज से भी, और तमाम वो दर्शकों और श्रोताओं से, क्या आश्चर्य है कि 6 महीने की कैसी ऊर्जा है मनोज जी में, कैसी ऊष्मा है कि एक तरफ तो 6 महीने के ये छोटे से बॉर्न बेबी ने 80-90 लोगों के गीतों को, 10-10 गीतों, 10-10 गीत ही नहीं, इतने नहीं, कभी कभी 2 गीत, कभी 5 गीत, बल्कि एक आध बार तुमने टोका, ये क्या यार, तुम किसी के 10 गीत डालते हो, किसी के 14 गीत डाल देते हो, है? पर ऊर्जा देखें आप, इतने गीत का, और इतना नहीं, इस पर लोग बाग फुटकर भी गीत डालते रहे हैं, ये भी मुझे ध्यान है। और मनोज जी की निजी ऊर्जा की वागर्थ से थोड़ा सा हटकर मैं उस पर भी, मतलब क्या कहूं, फिदा हूं, मुरीद हूं, क्या कहूं, प्रशंसा करूं। दोहा कार्यक्रम चला तो हर दिन तो हर, मैंने कहा भाई थोड़ा सांस तो लेने दो हमको। इतना अधिक सृजनात्मक स्तर पर कार्य करना, क्रिएटिव वर्क करना और निरंतर करना, क्योंकि साहित्य में क्या ये बात भी है कि आप लिख रहे हैं, निरंतर भी लिख रहे हैं कि नहीं, निरंतर भी काम कर रहे हैं कि नहीं, तो यह बात भी मैंने देखी कि वह निरंतर काम भी करते रहते हैं। इसलिए मैं तो कहूंगा, परम संरक्षक तो छोड़िए जाएगा, एक सहयात्री के तौर पे कहूंगा, वागर्थ
अच्छा काम करते हैं। हाँ, आपका हर रूप में स्वागत है सर, सहयात्री में भी और संरक्षक में भी। डॉक्टर गौतम साहब भी हमारे संरक्षक ही हैं, अवस्थी जी हमारे मित्र हैं। हम सब साथ में हम सब सहयात्री। ये युवा बच्चा बैठा हुआ है वो क्षितिज जैन, ऐसी बहुत सारी युवाओं की टीम है अभी हमारी प्रस्तुतियों में। अभी भी सर 150 रचनाकार प्रस्तुत करने के लिए हम लोगों की लाइन में है। आपका आशीर्वाद सबका है। हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर बीच में मैं राजा अवस्थी जी को क्योंकि आपको एक बार अभी गीत पाठ करना है समापन पर, तो मैं आपकी बात वहां भी हम सुन लेंगे एक बार। तो अवस्थी जी आप आमंत्रित 2 बार हो चुके हैं, चूंकि आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी बात कहिए, आइए। हाँ अभी आवाज आ रही है? आइए जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, और आदरणीय दादा राजेंद्र गौतम जी को छात्र प्रणाम, वशिष्ठ जी को प्रणाम, भाई क्षितिज को बहुत बहुत नमस्कार। मेरे आप देख रहे होंगे मेरा चित्र कुछ धुंधला आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। बहुत अच्छी। तो मैंने इसी लैपटॉप ज्वाइन किया था, कुछ दिक्कत थी, क्षमा चाहता हूँ, दोनों बात नहीं हो पाया। वो हम बात करते हैं वागर्थ की, और वागर्थ की बात इस संदर्भ में भी है कि ये आभासी दुनिया का मंच, आभासी दुनिया के संबंध में भारतीय मान्यता ये महत्वपूर्ण क्यों होगा और इसके प्रभाव कितने व्यापक होंगे, उस पर मैं बात करूं तो हमारी पूरी भारतीय मनीषा की मान्यता ही आभास के संदर्भ में शेष दुनिया से बहुत उल्टी है। हमारे यहाँ शाश्वत वह है जो स्थूल रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारे यहाँ जितना भी दिखता है वह सब क्षणभंगुर है, वह सब नष्ट हो जाने वाला है, लेकिन जो नहीं दिखता, जो आभासी है, वह शाश्वत है। सीधे सीधे बात बहुत उल्टी लग रही है। जैसे लिखित रूप है वो स्थूल रूप है, लेकिन एक तरह से देखें तो वह भी किसी ध्वनि का आभास देता है, और जो ध्वनि है वही अक्षर है। इसीलिए हमारे यहाँ सारा कुछ वेद हो श्रुति से आया है, और जो श्रुति से आया है वह आज भी हमारे यहाँ प्रामाणिक है और वही स्पष्ट रह पाया। हमारे यहाँ एक प्रमाण है गद्य कविता का, वहाँ श्रुति की परंपरा संभव नहीं हो पाई, तो वो सब कुछ नेपथ्य में है। शाश्वतता वही है जो आभासी है। जहाँ पर कोई वस्तु अपना आभास छोड़ती है वही स्मरणीय भी बनती है, स्मरण करने योग्य बनती है। जो स्मरण करने योग्य बनती है वो परंपरा का हिस्सा बनती है। तो इस दृष्टि से भी चाहे ये गाथा का मंच हो जो ऑडियो फॉर्म में है, और वागर्थ का ये डिजिटल फॉर्म, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत लंबे समय तक निभाएगा। बहुत सारे वागर्थ की प्रस्तुतियों को देखें तो अभी दादा गौतम जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, आदरणीय वशिष्ठ जी ने कही, क्षितिज ने कही, तो हम देखते हैं बहुत सारे मंच इस दुनिया में चल रहे हैं। जब हम वागर्थ की भी बात करें, थोड़ी सी इनके सापेक्ष चीजों को देखना पड़ेगा, तब हम मनोज जी के इस काम का थोड़ा मूल्यांकन करने का प्रयास कर पाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि 6 मंथ्स पे बोर्न बेबी है, तो 6 माह में भी इसने इतनी ऊंचाई तो प्राप्त कर ली है कि आज हम वागर्थ को लेकर एक बहुत बड़े वैश्विक मंच पर चर्चा के लिए बैठे हैं। लेकिन सन 1995 के आसपास तक, उसके पहले तक हिंदी में आभास दुनिया में कुछ था नहीं। तब एक मंच लेकर पूर्णिमा पूनम आती है, बहुत सारी कठिनाइयों से वो अपनी संचालन करती हैं, और वहां पर एक लंबा संघर्ष किया उनने। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप चल रहे हैं। उन सबके कई वर्ष हो गए हैं, लेकिन हमारा वागर्थ जो दरअसल 11 अक्टूबर 2016 को मनोज जी ने वागर्थ फेसबुक समूह का निर्माण किया था, लेकिन यूं ही चलता रहा। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण यह है कि मनोज जी जितने अच्छे कवि हैं, जितने बढ़िया नवगीतकार हैं, उतने ही बढ़िया प्रबंधक भी हैं, चीजों को मैनेज बहुत बढ़िया करते हैं। और हमने यहाँ पर देखा, मनोज जी यहाँ पर खुद अपने नवगीत प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, खुद अपनी टिप्पणियां नहीं डाल रहे हैं, लेकिन
दूसरे लोगों को, मनोज जी ने एक शानदार टीम बना रखी है जिसके द्वारा स्वागत का संचालन हो पा रहा है। और हम देख रहे हैं इतनी बढ़िया, आज इन 6 महीनों में संभवतः दिसंबर के अंत से ये प्रस्तुतियां निरंतर शुरू हुई, जनवरी के पहले सप्ताह से, और अब तक लगभग 120 के आसपास एकल प्रस्तुतियां मनोज जैन जी इसमें वागर्थ में लगा चुके हैं। इन प्रस्तुतियों में अलग अलग लोगों की समीक्षात्मक आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं। उन टिप्पणियों के द्वारा जब लगाए गए उन गीतों पर, नवगीतों पर और उन रचनाकारों पर एक आलोचकीय दृष्टिकोण से बात सामने आती है, तो वो सिर्फ रचनाकार को ही एक दिशा प्रदान नहीं करती, रचनाकार को ही मंच प्रदान नहीं करती, लेकिन नवगीत पर विचार करने के लिए, नवगीत पर काम करने के लिए दूसरे रचनाकारों को भी एक दिशा यहाँ से मिलती है। जैसे अभी एक बात अपनी एक टिप्पणी में अनिल जन्मेजय जी ने बात कही थी, डॉक्टर साहब ने, गौतम जी ने उस बात का उल्लेख भी किया कि नवगीत का इतिहास लिखा जाना चाहिए। साथ में एक चीज उन्होंने ये भी जोड़ी कि जो लोग अलग अलग तरह से अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो उन सबको एक साथ मिलकर एक किसी निर्णायक स्थिति में नवगीत के इतिहास के लिए मिल बैठकर पहुंचना होगा। साथ में यह भी कहा कि नवगीत का इतिहास कोई नवगीतकार का भी नहीं लिख सकता है, बात बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में हमने अनिल जन्मेजय जी के नवगीत भी पढ़े यहाँ, उसका उल्लेख अभी वशिष्ठ जी ने किया। तो हम देखते हैं कि अज्ञेय से लेकर, अज्ञेय हो, नामवर सिंह हो, गिरजा कुमार माथुर हो, शकुंत माथुर के नवगीत तो मिल जाते हैं पढ़ने को, लेकिन इनके नवगीत बहुत कम इधर उधर आए हैं। तो एक बात यह भी आ रही सामने कि जो लोग गद्य कविता में गए, गद्य कविता की आलोचना में अपने आप को खपा दिया, और जो नवगीत की उपेक्षा की सीमा तक जिन्होंने अपना सारा जीवन बिता दिया, उनने भी नवगीत लिखे हैं। तो ये बात महत्व रखती है, वहां जाने के उनके अपने अलग कारण रहे होंगे। वागर्थ में इन आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम बात करें तो वागर्थ अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह बिल्कुल नए लिखने वालों की एक तरह से खोज भी कर रहा है, उन्हें मंच प्रदान कर रहा है, उनको हम सुन पा रहे हैं, उनके नवगीतों को पढ़ पा रहे हैं। और वे जब वागर्थ से जुड़े हैं तो वागर्थ में जो अभी क्षितिज जैन ने बात की थी कि टिप्पणियों में ये कोई वन वे नहीं है, कई रास्तों से लोग टिप्पणियां करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से टिप्पणियां करते हैं। और हमारे यहाँ एक मुहावरा प्रचलित है, छछूंदर छोड़ना, मतलब कोई व्यक्ति एक छछूंदर छोड़ दे और कई लोग उसके पीछे दौड़ते रहें। तो जब कभी इस तरह की स्थिति होती है कि लोग एक रस होने लगते हैं, तो हमारे मनोज जैन मधुर जी की ये विशेषता है कि कोई एक वाक्य, कोई छोटी सी टिप्पणी इस तरह की छोड़ देते हैं कि फिर सारा कुछ अपनी गति में आ जाता है और लोग उन पर कई कई दृष्टिकोणों से बातचीत करने लगते हैं। तो यह जो मैंने कहा कि बहुत बढ़िया प्रबंधक है, ये भी एक उनका एक विशेष गुण है, विशेषता है। तो जहां हम अनुज पांडे को भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वहीं हमारे सबसे पुराने नवगीतकारों में हम निराला से लेकर निराला, डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया, राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, जितने लोग आरंभ में भी नवगीत लिख रहे थे, उन सारे लोगों को हमने पढ़ा। यश मालवी की बात तो की हमने, यश मालवी के साथ हमने उनके अनुज स्वर्गीय वसु मालवी और मालवीय जी के भी गीत पढ़े हमने। और ये भी देखा कि देखिए विरासत में किस तरह से वैभव होता है, वो भी हमने यहाँ पर देखा। साथ में नवगीत को लेकर मनोज जी पर जो बात कहूं मैं इस वजह से कि मनोज जी एक तरह से कई तरह के ट्रैफिक तैयार भी करते हैं। ब्लॉग की टिप्पणियों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ब्लॉग पर एक तो चीजें सुरक्षित रहती हैं और साथ में
ब्लॉग में जाकर उस तरह की चीज संभव है जो डॉक्टर राजेंद्र गौतम जी बोल रहे थे कि हम किसी रचनाकार पर एक लिंक पर जाएं, आलेख पर जाएं तो वहां पर आलेख मिल जाएंगे, हमें नवगीतों पर जाएं तो नवगीत मिल जाएंगे, और सर्च का ऑप्शन भी उसमें होता है, हम उसमें सर्च कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ ये है कि फेसबुक पर तो टिप्पणी लगी और पोस्ट लगी, लेकिन वो कुछ समय बाद फेसबुक उसको पीछे कर देता है, उसे ढूंढने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब फिर उस पोस्ट पर प्राप्त प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन जब ब्लॉग पर कोई चीज जाती है तो हम कभी भी और बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां वहां पर कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कई बार पढ़ सकता है। वागर्थ का महत्व इसलिए भी बहुत होगा कि आप अब देखें कि आरंभ से लेकर अभी तक 10 से लेकर 14 15 नवगीत, एक नवगीत कवि के मनोज जैन जी वागर्थ में प्रस्तुत करते रहे हैं। अनामिका जी का तो बहुत बड़ा योगदान है उसमें, साथ में एक आलोचनात्मक टिप्पणी। तो अब तक जो 115 से 20 के बीच में प्रस्तुतियां हैं, ये एकल प्रस्तुतियां हैं। 2 गीत वाले तो और बहुत सारी हो जाएंगी, तो उसके 2 गीत 3 गीत लगाए हैं, वो बीच में कभी कभी करते रहते हैं मनोज जी। तो एक साथ कितने सारे नवगीत एक साथ और कितने नवगीत कवियों को, तो शोधार्थियों के लिए भी यह एक बहुत महत्वपूर्ण मंच होगा वागर्थ ब्लॉग, जो वागर्थ फेसबुक से ही आया हुआ है, ये मान लें अपन, और मान क्या लें है भी। वागर्थ ब्लॉग में मनोज जी की और भी दूसरी आलोचनात्मक चीजें लगाने के साथ में कुछ इन्होंने ई बुक भी लगाई हुई है। तो एक ई बुक की दृष्टि से भी यह मंच समृद्ध होगा, जो हमारे शोधार्थियों के बहुत सारे काम में आएगा। इस तरह और दूसरे फेसबुक समूहों से और दूसरे ब्लॉग से वागर्थ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और कुछ अलग इसलिए है क्योंकि इसने बहुत जल्दी और बहुत समर्थ सूक्ष्म विवेचन दृष्टि से काम किया है। एक चीज और ये है कि जो नवगीत यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं वे किसी रचनाकार के श्रेष्ठतम नवगीत, श्रेष्ठ नवगीतों से भी श्रेष्ठतम छांटकर मनोज जी करते हैं। इसलिए रचनाकार के उस हिस्से के बारे में यहाँ पर जानना संभव नहीं हो पाता जहाँ कहीं उसने कुछ चूकें की होंगी, कुछ गलतियां की होंगी, क्योंकि मनोज जी हों या अनामिका हों, मनोज जी स्वयं बहुत बढ़िया नवगीतकार हैं और एक अच्छी आलोचनात्मक दृष्टि है उनकी। अनिल जन्मेजय जी को देखें तो वे तो बहुभाषाविद हैं, कई भाषाओं के अनुवाद, और एक बहुत बड़ा नाम है कविता में अनिल जन्मेजय जी का। राजावस्थी जी, अनामिका जी की समझ भी बहुत अच्छी है। इसलिए तीनों जब चयन करते हैं तो कमजोर नवगीत यहाँ आने ही नहीं पाते। इसलिए किसी रचनाकार के उस पक्ष के बारे में वागर्थ पर आकर जानना संभव नहीं है कि कोई वहां पर नकारात्मक दृष्टि या नवगीत के शिल्प का या भाव का कोई कमजोर पक्ष भी है। और मुझे लगता है वागर्थ जिस तरह पत्रिकाओं में, वागर्थ एक तरह से पत्रिका न कहें तो भी यही पत्रिका की तरह ही है, क्योंकि एक महीने में कम से कम ये 14-15 पोस्टर लगा देते हैं, और अभी जो नया शेड्यूल इन्होंने डाला है उसमें से 8 पोस्टर तो लगाएंगे ही। 8 में अगर 80-100 के आसपास होगी तो इसमें लग जाएंगे, पड़ेगा। तो यह किसी एक बड़ी पत्रिका से कम नहीं है। तो जब वहां भी चयन की दृष्टि से राजा भाई कुछ होता है तो यहाँ भी चुनाव, राजा भाई कुछ कह रही हैं। राजावस्थी जी, मुझे क्षमा करिएगा, समय की पाबंदी होने के कारण हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माफ करिएगा, बहुत अच्छे वार्तालाप चल रहे थे लेकिन समय की कमी की वजह से हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं जैसे कि बताया गया है नवगीत जो आने वाला है गाथा पर, वो सच में एक नया संदर्भ और एक नई उड़ान देगा वागर्थ को। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। राजेंद्र गौतम जी, राजावस्थी जी, सुभाष प्रशस्ति, क्षितिज जैन जी, मनोज जैन जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि राजेंद्र गौतम जी ने कहा था, गाथा एक संगम है, एक त्रिवेणी है साइंस, स्पिरिचुअलिटी और लिटरेचर का, और ये जब वागर्थ से मिलेगा तो हम आशा करते हैं कि वागर्थ को एक नई उड़ान जरूर मिलेगी। अब मैं बुलाना चाहूंगी राशि अग्रवाल को, ताकि वो हमें हमारे कार्यक्रम के अगले चरण की ओर ले चले। अगली आवाज राशि अग्रवाल की। बहुत बहुत धन्यवाद।